उत्तर प्रदेश की धरती पर अध्यात्म, आस्था और विकास का अद्वितीय संगम रच रहा है। काशी और अयोध्या के पुनर्जागरण के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल और चंदौसी को नई पहचान देने का संकल्प लिया है। यानी मिनी काशी, चंदौसी और कल्की नगरी संभल का 546 करोड़ से कायाकल्प होगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यानी संभल, जो कभी विदेशी आक्रांताओं की लूट और विध्वंस का शिकार हुआ, अब वहां आस्था के पथ को योगी ने पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। यानी जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ, जिस तरह काशी का कायाकल्प हुआ, ठीक उसी तरह मिनी काशी बनेगा चंदौसी, और संभल को कल्की धाम के रूप में नई पहचान मिलेगी। यानी काशी और अयोध्या की भांति अब संभल और चंदौसी भी उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो भविष्य में सनातन आस्था, अवतार और आत्मगौरव का प्रतीक होंगे। भारत किसानों का देश है, किसानों की धरती है, और बात जब किसानों के हित की आए तो ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ट्रंप को टैरिफ वॉर पर सीधा सीधा संदेश दिया है। अगर आर पार की लड़ाई चली तो चले, किसानों के हितों से देश कोई समझौता नहीं करेगा, फिर कीमत चाहे कुछ भी हो। मोदी का ये बयान तब आया जब ट्रंप आज सुबह ही भारत पर आने वाले समय में और अधिक सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी के तेवर ट्रंप के साथ आर पार की लड़ाई वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना नाम लिए जो मैसेज दिए, उसके एक एक शब्द में कूटनीति की कई पोथियां भरी मिलेंगी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पीएम मोदी ने ये करारा जवाब अमेरिका को दिया है। दरअसल ट्रंप ने बुधवार को रूस के साथ तेल व्यापार करने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके बाद अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। हालांकि भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी दादागिरी के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। यानी टैरिफ वॉर में अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि टैरिफ वाली जंग में भारत का विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन किस तरफ होगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि विपक्ष के सुर सरकार के साथ कम और विरोध में ज्यादा नजर आ रहे हैं। दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है। यानी इंडिया ब्लॉक लगातार तंज पर तंज कसे जा रहा है, जबकि वक्त सियासी एकजुटता का है, ताकि ट्रंप और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि टैरिफ वॉर हो या फिर जंग का मैदान, भारत से वॉर जोन में हमेशा एक सुर, एकजुट और एक साथ रहता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अलग ही अंदाज में विरोध हुआ। अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद हिंदू संगठनों ने ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कराया था। ये वही हिंदू संगठन है जो एक बार ट्रंप को जिताने के लिए भी ऐसे ही यज्ञ कर रहे थे। ये विरोध वैदिक परंपरा में लिपटा हुआ ये नाराजगी है, लेकिन मंत्रों की अग्नि में तपती हुई। ट्रंप की तस्वीर को अग्नि के सामने रखा गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि ये हवन सिर्फ विरोध नहीं था, ये अमेरिका को चेतावनी थी, भारत को हल्के में लेने की भूल मत करना। ट्रंप की बुद्धि शुद्धि के लिए मंत्र गूंजे। 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत पर आर्थिक हमला बोला है, और अब जवाब अमेरिका को सनातनी परंपरा से मिल रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी पर भी वोट चोरी का आरोप लगाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दिखाई और दावा किया कि राज्य में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और कहा कि वोटों की चोरी की गई है। We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया, क्या कारण है कि जब से SIR की लिस्ट आई है 1 अगस्त से अभी तक एक भी कंप्लेंट आपके BLA ने नहीं किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन लड़ना है। कैशकांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को आज बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, तो वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि अब तक किसी भी सदन में इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से दायर की गई याचिका के खारिज होने से महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जरूर एक कदम आगे बढ़ गई है। अब जस्टिस वर्मा के पास 2 ही रास्ते बच गए हैं, या तो वो महाभियोग का सामना करे या फिर अपने पद से ही इस्तीफा दे दे। मोकामा शूटआउट केस में पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। अनंत सिंह ने JDU से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया है। 7 महीने बाद जेल से आने के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। न्याय मिल गया आपको अनंत जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की क्या लग रहा है? इस साल चुनाव है, कैसे देखना है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। अनंत सिंह विरोधियों पर तंज कसने में भी पीछे नहीं रहे। चुनाव को लेकर पहले से ही दिलचस्प बना हुआ बिहार अनंत सिंह के बाहर आने के साथ ही और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगा है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। छात्र STE टेस्ट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। तभी पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। कैंडिडेट्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस जवानों से ही भिड़ गए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लाठियों की मार से बचने के लिए छात्र इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ छात्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से बहसबाजी करने लगे। यही नहीं, आरोप है कि कुछ छात्रों ने पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की। पुलिस लाठीचार्ज में छात्रों को चोटें भी आईं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ था। छात्र डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस घेराव करने जा रहे थे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी सियासत अभी थमने वाली नहीं दिख रही है। यहाँ ऑटो चलाने से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले उत्तर भारतीय खौफ के साए में जी रहे हैं और पता नहीं कब कहां कोई मराठी मानुष हिंदी में बात करने पर थप्पड़ जड़ दे। लेकिन ये डर सुरक्षा घेरे में रहने वाले काजोल जैसे सेलिब्रिटीज को भी है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य है। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। मौका मराठी फिल्मों की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का था। यही सम्मानित होने के बाद मीडिया से बातचीत में दिखा काजोल का ये डर। हिंदी में जवाब देने की शुरुआत करने वाली काजोल इंग्लिश और मराठी बोलने लगी। हिंदी का लगभग मजाक उड़ाते हुए काजोल फिर से जवाब देती हैं। अब काजोल उत्तर भारतीयों के निशाने पर है। ऐसे संस्कार अगर देगी तो धिक्कार है उस काजोल पे। नहीं देखेंगे यदि हिंदी नहीं बोलेगी तो। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार फिर साजिशों के साए में सख्ती की आहट सुनाई दे रही है। गजवाए हिंद की काली साजिश पर उत्तर प्रदेश ATS ने कड़ा प्रहार किया है। ओसामा और अजमत जैसे षड्यंत्रकारियों के इशारों पर चलने वाले 10,000 से अधिक गाजियों के उस नेटवर्क की अब पहचान की जा चुकी है जो अब यूपी ATS की रडार पर है। यानी गजवाए हिंद के मास्टरमाइंड और उनके 10,000 गाजी पर अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
जिस पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जो अमरोहा जिले और उसके आसपास के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक तीनों संदिग्ध गजवाए हिंद के षड्यंत्र में शामिल अजमल और ओसामा से व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप से जुड़े थे। सिग्नल और इंस्टाग्राम ऐप से जुड़े युवाओं को AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों का बंदोबस्त करने को कहा गया था। यही नहीं, 10,000 युवाओं की एक फौज भी तैयार करने का आदेश दिया गया था। अजमत और ओसामा के साथ कई संदिग्ध पाकिस्तानियों के ग्रुप पर एक्टिव थे। यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये 3 युवक सिग्नल ऐप के जरिए इन दोनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इनका जुड़ाव कैसा था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यूपी के अमरोहा का रहने वाला अजमत और महाराष्ट्र के ठाणे का निवासी ओसामा का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। ओसामा के मोबाइल फोन से उसके पाकिस्तानियों के संपर्क में होने की बात सामने आई। अजमत और ओसामा के सीधे संपर्क में रहे कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की तलाश भी की जा रही है। साथ ही यूपी एटीएस दोनों की सोशल मीडिया गतिविधियों को भी खंगाल रही है। कभी फर्जी पुलिस तो कभी नकली सीबीआई अधिकारी तो कभी जज बनकर फर्जीवाड़ा करने वाले ठगों से जुड़ी खबर तो आपने कई बार देखी होगी, सुनी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इटावा से एक ऐसे ही नटवरलाल को पकड़ा है जो खुद को ऊर्जा मंत्री बताकर पुलिस पर ही दबाव बना रहा था। तो ये है प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। तो फिर ये कौन है? ये है मध्य प्रदेश के असली ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और इनके नाम पर ही ये शातिर युवा पुलिस को चकमा देने में जुटा हुआ था। शुरुआत में तो ऊर्जा मंत्री का स्टाफ बनकर इटावा पुलिस के कई अधिकारियों को फोन किया और आखिर में SSP को फोन कर बैठा, वो भी ऊर्जा मंत्री बनकर। युवक अपने भाई का किसी केस से नाम हटवाने के साथ ही जैसे ही चौकी इंचार्ज को हटाने की बात कही, SSP को शक हो गया, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। इस शातिर ठग ने ऊर्जा मंत्री के नाम का आई कार्ड तक छपवा रखा था, लेकिन बात SSP तक पहुंच गई थी तो युवक की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां हाईवे पर बने नए पुल को लेकर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक आमने सामने आ गए। दरअसल बिना बताए पुल का उद्घाटन होने पर यूपी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह नाराज हो गए और यही नहीं, उन्होंने PWD अधिकारी को फटकार तक लगा दी। और ये घटना उस वक्त हुई जब यूपी सरकार में मंत्री नेशनल हाईवे 31 पर बने नए पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन दयाशंकर सिंह को पुल खुला मिला, जिससे वो भड़क गए और वहीं उन्होंने PWD अधिकारी को फटकार लगा दी। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुला दे रहे हो। दयाशंकर सिंह ने बसपा विधायक पर पुल के खुलवाने को लेकर आरोप लगाए, जिनका उमाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना। फिलहाल नए पुल को उद्घाटन को लेकर बसपा और बीजेपी में सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने कई जिलों में छापा मारकर मिलावटी खोया और पनीर बरामद किया है, जिसके बाद खोया और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दरअसल मथुरा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने ऑपरेशन शुद्ध के तहत कई जगह छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद की गई। साथ ही नकली पनीर बनाने वाली सामग्री भी जब्त की। हमें पता चला था कि एक मिलावटी पनीर बना रहा है एक शख्स, वहाँ छापा डाला था और 600 किलो करीब हम लोगों ने मिलावटी पनीर बरामद किया था। ऐसी ही कार्रवाई बाराबंकी में भी देखने को मिली। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी खोया बरामद किया, साथ ही हजारों लीटर दूध और मिलावटी खोया बनाने की सामग्री जब्त की। खाद्य प्रशासन ने एक्शन लेते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया, साथ ही FIR दर्ज कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिलावट की जांच करने पहुंचे खाद्य विभाग के कर्मचारी मिठाई पर ही टूट पड़े। कर्मचारियों ने पहले मिठाई खाई, घर के लिए पैक कराई और उसके बाद फिर कार्रवाई की। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारी मिठाई का स्वाद लेते, जबकि ये कर्मचारी मिठाई के डिब्बों को अपनी कार में रखता दिखाई दिया। दरअसल खाद्य विभाग के कर्मचारी मिठाई में मिलावट की जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन मिठाई देखकर नियत ही बदल गई। कर्मचारियों ने पहले खड़े होकर भरपेट मिठाई खाई, फिर डिब्बों में पैक करवाई, इसके बाद कार्रवाई भी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक्शन में आ गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी को इसमें कहा गया है कि वो जांच करके वो संबंधित चीजें रखे सामने, उसके आधार पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के साथ खाद्य विभाग के कर्मचारियों पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले की जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार दहाड़ मार रहा है। यहाँ अवैध कब्जा हो या अवैध निर्माण की अगर भनक लगती है तो प्रशासन दल बल के साथ वहां पहुंच जाता है और कार्रवाई में जुट जाता है। इसी कड़ी में बहराइच से लेकर ग्रेटर नोएडा तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है।
बहराइच में नगर पालिका की टीम ने अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की है। शहर के बशीरगंज इलाके में नगर पालिका की भूमि पर बने सामुदायिक शौचालय पर यह कब्जा किया गया था। शौचालय के जर्जर होने के बाद ये उपयोग में नहीं था, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने इस पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगातार प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में बनोता गांव में प्राधिकरण के दस्ते ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करीब 65,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में हिंदू संगठन ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। दरअसल आरोप यह है कि धर्म और नाम छिपाकर मुस्लिम शख्स यहां पुजारी बन बैठा था। मामले का खुलासा हो चुका है और इसके बाद हिंदू संगठन ने ये कदम उठाया। ये वही शनि मंदिर है जिसका विधि विधान से शुद्धिकरण किया गया। मंदिर में अब मंत्र गूंजे, हवन पूजन के साथ माहौल शुद्ध किया गया। यशवीर महाराज और उनके समर्थक पहुंचे। अग्नि के सामने आस्था की लौ को फिर जलाया गया, फिर आरती की गई। आरोप है कि यहाँ धर्म का चोला पहनकर यही शातिर घूम रहा था, हिंदू आस्था को छल रहा था और अपने मंसूबे छुपाकर खुद को पुजारी बता रहा था। लेकिन अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इस बार निशाने पर AK-47 वाला खूंखार आया है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं झारखंड पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। प्रयागराज में जैसे ही पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, बदमाशों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी जवाब गोली से दिया और लाइव एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लाख का इनामी ढेर हुआ। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उस एनकाउंटर का लाइव सबूत है जब रात के अंधेरे में STF की टीम ने अपराधी के खिलाफ दौड़ते हुए मोर्चा संभाला। देखिए। आइए जल्दी आइए। नीचे तरफ भागा है, नीचे भागा, देखा जरा नीचे। खुद को घिरता देख कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह छिप गया, जिस पर योगी फोर्स ने ललकारा। जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। योगी फोर्स ने बिना देरी किए मोर्चा संभाला, जिसमें माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू को गोली लग गई। STF तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ वाली जगह से पुलिस ने AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की। झारखंड के धनबाद का रहने वाला था आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह। हत्या के कई मामलों में फरार चल रहा था। धनबाद पुलिस ने आशीष पर 4 लाख का इनाम घोषित किया था। आशीष रंजन किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग में था, लेकिन योगी फोर्स ने ऑन द स्पॉट उसका हिसाब कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराध का एक ही अंजाम है, यमराज से मुलाकात। जी हां, सीतापुर जिले में हत्यारोपी बदमाशों का अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पत्रकार हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को मार गिराया। यानी अपराधियों को कानून के घेरे में लाते लाते 5 महीने जरूर बीत गए, लेकिन अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस से बच नहीं पाए। यह एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, जब दोनों शूटर नई वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। STF और पुलिस ने घेराबंदी की, दोनों तरफ से गोलियां चली और संजय तिवारी उर्फ अकील और राजू तिवारी उर्फ रिजवान दोनों एनकाउंटर में मारे गए। ये दोनों बदमाश उस वारदात में शामिल थे जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रखा था। दरअसल 8 मार्च 2025 को बाइक से जा रहे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से दोनों शूटर फरार थे। मारे गए दोनों शूटर हिंदू पिता और मुस्लिम मां के बेटे थे। दोनों के पास हिंदू और मुस्लिम नाम से आधार कार्ड होने का दावा किया गया। इन आरोपियों को एक मठ के ढोंगी बाबा ने कत्ल की सुपारी दी थी, जो पहले से ही जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने चांद सितारों वाली राखियों पर अब एक बयान दे दिया है। उन्होंने चांद सितारों वाली राखियों को लोगों से न बांधने की अपील की है, लेकिन कोई साध्वी से पूछे कि आसमान से चांद तारों का क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने इन राखियों को राखी जिहाद करार दिया और आरोप लगाया कि जैसे लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए षड्यंत्र फैलाया गया, वैसे ही रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने हिंदू बहनों से राखी को लेकर अपील की। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। बताया जा रहा है कि साध्वी प्राची को चांद सितारे वाली राखी ऋषिकेश में दिखी थी।
साध्वी प्राची अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हें फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान की आंच मस्जिदों तक पहुंच गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई मस्जिदों और मदरसों में पहुंचकर चेकिंग की है। दमोह में पुलिस की इस कार्रवाई से मौलाना जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल दमोह पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश में मुस्लिम इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। यह सिलसिला बीते कुछ रातों से होटल लॉज में चल ही रहा था। अब ये मस्जिदों तक जा पहुंचा। इन कार्रवाइयों से मौलानाओं का पारा हाई हो गया और वो पहुंच गए शीर्ष पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत करने। पुलिस को कोई जानकारी चाहिए थी तो हम मस्जिद कमेटी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष, उनसे बात करना चाहिए थी और इस बात के हमें कड़ा ऐतराज है, जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया और मुस्लिम समाज से भी सहयोग की मांग की। हम लोगों द्वारा ये बताया गया है कि अगर बाहर के व्यक्ति कोई आगे रुकते हैं, चाहे वो मदरसे में कहीं भी, तो उसमें पुलिस को सूचना दी जाए। अब भाईजान नाराज रहे या जांच में सहयोग करे, पुलिस ने साफ कर दिया कि छानबीन नहीं रुकेगी। धराली की धरा के नीचे हजारों जिंदगियां दफन हैं। 30 फीट मोटे मलबे की दीवार रेस्क्यू और दफन लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी हुई है। ऐसे में तकनीक ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा अब मलबे में दफन लोगों का पता लगाने के लिए रिको रडार की मदद लेने की तैयारी है। यानी इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन पाताल के तहत रिको रडार लापता लोगों की तलाश करेगा, जिसे पहली बार इस पैमाने पर उत्तराखंड में तैनात किया गया है। क्योंकि रिको रडार की 20 मीटर गहराई तक खोजने में सक्षमता होती है। ये रडार बेहद तेज, सटीक और खराब मौसम में भी काम करने में सक्षम है और इसीलिए धराली में 7 टीमें रिको रडार के साथ सर्च में लगाई गई हैं। कोच्चि में एक भूस्खलन के दौरान इस तकनीक ने शानदार नतीजे दिए थे। अब धराली में भी कोच्चि जैसे नतीजों का इंतजार है, क्योंकि रिको रेडियो तरंगों का उपयोग करके जमीन के नीचे की परतों को स्कैन करता है, जिससे लापता लोगों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक खोज से ज्यादा तेज और सटीक तरीका, जिससे बचाव कार्यों में समय की बचत होती है। बादल फटने या भूस्खलन जैसे हालात में जहां दृश्यता कम हो, रडार तकनीक प्रभावी रहती है। हालांकि धराली में पहले से ही आर्मी आइबेक्स ब्रिगेड और एनडीआरएफ जैसी टीमें जीपीआर और खोजी कुत्तों का उपयोग लापता लोगों की तलाश के लिए कर रही हैं। ऐसे में रिको रडार सिस्टम इस रेस्क्यू अभियान को नई रफ्तार दे सकता है, क्योंकि रीसीसीओ रडार एक हाईटेक सर्च डिवाइस है जो मलबे या बर्फ के नीचे दबे लोगों की मौजूदगी को ट्रैक करने में सक्षम है। खास बात यह है कि रिको रिफ्लेक्टर वाली चीजों जैसे विशेष जैकेट, हेलमेट या बैग को भी ये रडार डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर रडार सिग्नल को रिटर्न करते हैं, जिससे मशीन ये बता सकती है कि नीचे कुछ है और हो सकता है वो कोई इंसान हो। धराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बन रहा है। मौके पर टीमें डटी हुई हैं और अभी तक 190 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। हर एक सांस को बचाने के लिए लगातार कोशिश भी चल रही है। तस्वीरें देखिए, धराली में चारों तरफ तबाही के निशान मौजूद है। हालात खराब है और जान बचाने का इम्तिहान भी जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ के इन जवानों का हौसला देखिए, जो कि मलबे के बीच कैसे एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। इस आपदा में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। वो किसी तरह जो सामान मिला उसे लेकर निकल रहे हैं और जिन घरों में वो रहते थे वो बर्बाद हो चुके हैं। जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद हैं। धराली में अब जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन के बाद एयरफोर्स की टीम भी ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है, जो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचा रही है। और अब चल रहा है आसमान से मिशन जिंदगी। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चिनूक जैसे हेवी हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। तबाही के बीच से लोगों को निकाला। चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार फिर मिशन पर निकला। एनडीआरएफ के जवानों और रेस्क्यू इक्विपमेंट को लेकर हर्षिल पहुंचे। 65 यात्रियों को चिनूक में सवार किया गया। बादल फाड़ तबाही के बाद इलाके में बिजली सप्लाई भी बाधित है। ऐसे में चिनूक के जरिए मौके पर जनरेटर भेजा गया। देखिए, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की ज्वाइंट टीम ने जो लोग घायल हुए उन्हें फौरन निकाला गया और हवा के रास्ते उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाके में रास्ते पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के लिए भी हेलीकॉप्टर की मदद ली गई।
धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ रहा। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये टीमें बर्फ, मलबे और टूटी सड़कों के बीच रास्ता बनाते हुए जिंदगी की तलाश में जुटी हैं और जिंदगी का हर वो निशान ढूंढ रही हैं जहां से उम्मीद की किरण बाहर निकले। इसके लिए अलग अलग फोर्स की कुल 518 टीमें काम कर रही हैं, जबकि MI-17 और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट पूरी धराली और उत्तरकाशी में गूंज रही है। कोशिश बस एक ही है, एक भी जिंदगी मदद के इंतजार में दम ना तोड़ने पाए। यही वजह है कि सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। मेडिकल सेंटर में घायल लोगों के इलाज के अव्वल व्यवस्थाएं की गई हैं। कोशिश एक ही कि वक्त रहते मदद पहुंचे। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू मिशन की एक झलक हैं। वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबके लगभग 400 से ज्यादा लोगों की टीम वहाँ पर मौके पे उपस्थित है। हमारे जो लोग फंसे हुए हैं, लगभग गंगोत्री साइड में 400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। हरसिल में भी लगभग 100 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। इन सभी को रेस्क्यू करने के लिए इस समय 518 रेस्क्यू टीमों को मैदान में उतारा गया है, जबकि दूसरी तरफ MI-17 चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन का हिस्सा हैं, जिनके जरिए बड़ी मशीनें जमीन पर उतारी जा रही हैं। मिशन पाताल पर निकली 518 टीमें एक अभियान नहीं बल्कि इंसानी हौसले, तकनीक और टीम वर्क का जीवंत उदाहरण है, जो बता रहा है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जिंदगी मिलेगी दोबारा। आज जिस धराली की बर्बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कभी वो भी दूसरे शहरों की तरह, बाजारों की तरह आबाद हुआ करती थी। धराली बाजार की ऐसी ही एक पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसे आपको भी जरूर देखना चाहिए। ये वही धराली है, उत्तरकाशी जिले का वो बाजार जो कभी स्थानीय लोगों और सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, और आज वहाँ सिर्फ पत्थर है, मलबा है और यादें हैं। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई, जो कभी आबाद इलाका था अब सिर्फ वीरान पड़ा है। यही मार्केट आज बादल फटने के कारण पूरी तहस नहस हो गई है। इस मार्केट का अब कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। ये तस्वीर है बीते दिनों की, जब धराली मार्केट में जिंदगी दौड़ती थी, बाजार में रौनक थी, दुकानदारों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन अब इसी के ऊपर से एक छोटा सा नाला आता था, छोटी सी नदी, तो उसके ऊपर बादल फटा और ये मार्केट को अपनी चपेट में, पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। और यही वो नाला है, यही वो छोटी नदी है दोस्तों, जिसके ऊपर बादल फटा। अब इस जगह पर ना कोई दुकान है, ना कोई खरीदार, सिर्फ सन्नाटा है और तबाही की वो दास्तां जो हर पत्थर बयां कर रहा है। धराली की धरा पर बिछी त्रासदी की कहानी सुनाने के लिए अब सामने आए हैं वो 40 चश्मदीद, जिन्होंने अपनी आंखों से इस मौत के मलबे को तांडव करते देखा। जिंदा बच निकलने की खुशी तो है, लेकिन वो खौफ का मंजर अभी तक उन्हें डरा रहा है। बहुत मुश्किल थी वहाँ पे, बहुत परेशानी थी। हम भी फंसे गए थे वहाँ पे, न तो खाने का हिसाब था वहाँ पे, क्योंकि तो बहुत फर्क था हमारे। धरती कैसे फटती है, कैसे प्रलय आता है, अब इनके लिए किताबी बातें नहीं बल्कि ये खुद आपदा की एक किताब है। मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। वहाँ मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। आसमान से बरसती हुई बारिश ने जैसे ही जमीन को छील दिया हो, घर, दुकानें, लोग सब एक पल में धुंध में खो गए। बच्चों की आवाजें आज भी कानों में गूंजती हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया। हमारा 7 लोग हाँ। नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, धराली में सर बहुत खराब है सर, बहुत डरावनी था सर। अच्छा, बहुत खराब है वहाँ तो सारे रोड क्षतिग्रस्त हो गया जी वहाँ पे भी। अच्छा, पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। अभी तो मतलब बहुत टाइम लगेगा रोड बनने में। उत्तराखंड के धराली में सैटेलाइट से ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। बादल के फटने के बाद जो तबाही हुई है, हर उस जान को बचाने की जंग यहां जारी है जो मलबे और चट्टानों के बीच फंसी हुई हो सकती है। धरती से आसमान तक सिस्टम अलर्ट पर है, क्योंकि मिशन एक ही है, लोगों की जिंदगी को बचाना। कुदरत का कहर टूटा, हर तरफ तबाही, विनाश और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बादल फटने के बाद हंसता खेलते धराली गांव का वजूद करीब करीब मिट चुका है। रास्ते टूट चुके हैं, पहाड़ दरक चुके हैं और फंसे लोगों को बचाने की मुहिम तेज है। राहत पहुंचाने के लिए अब सैटेलाइट फोन का सहारा लिया जा रहा है। एनडीआरएफ के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है। साथ ही वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं।
उधर कमांड सेंटर से सैटेलाइट के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ऊपर से आसमान, नीचे से टीम, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं हैं। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और धराली में रहने वाले लोग जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं और सैटेलाइट से ऑपरेशन जिंदगी उसी लड़ाई का नाम है। धराली में अब उस स्पेशल फोर्स की एंट्री हो चुकी है जो मलबे के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित बचाएगी। ये फोर्स वहां जाएगी जहां तबाही सबसे ज्यादा मची है और उम्मीद सबसे कम है। इनका मिशन बिल्कुल साफ है, एक एक जिंदगी को बचाना है। जिनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, उस हर जिंदगी को बचाना जो आपदा के बाद कहीं मलबे में और चट्टानों में फंसी है। स्नाइपर डॉग्स वो नाम है जो जमीन के नीचे दबे इंसान की धड़कन तक पहचान लेते हैं। मलबे में दबी गर्मी, धड़कन और सांस, इनके लिए वो सिग्नल्स होता है जिसे बाकी नहीं पकड़ पाते। रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, पर ये जवान पीछे नहीं हटते। हालात मुश्किल है, लेकिन इरादा मजबूत है, क्योंकि इनके लिए हर जान कीमती है। हर सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करता है। दरअसल उत्तरकाशी के धराली इलाके में बादल फटा और उसके बाद वो तबाही मची। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर इस टीम को भेजा गया है। 4 डॉग को भेजा गया और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। पहाड़ का मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए। तभी अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गिरा, जिससे वहां धूल का गुबार उठने लगा। इस घटना से लोग दहशत में आ गए, अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये घटना हुई वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ का मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, जिससे उस रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई, जिसकी वजह से हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। Zee News।